तो सबसे पहले लेट अस लुक एट की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश 2024-2025। लाइक बांग्लादेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेट अस लुक एट दैट। तो सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, उनको देश छोड़ के भागना पड़ गया। तो बेसिकली हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया था। एंड द रीजन फॉर दैट इज द यूथ लेड अपराइजिंग। तो अगस्त 2024 में हमको मास प्रोटेस्ट देखने को मिला, और वो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा उग्र हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर, उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया था। एंड उसके बाद उनकी सरकार कोलैप्स कर गई, एंड एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ विच वाज लेड बाय मोहम्मद यूनस। एंड जब इंटरिम गवर्नमेंट की सरकार बनी, मोहम्मद यूनस की सरकार बनी, तो दे लिफ्टेड द बैन ऑन इस्लामिस्ट पार्टी पार्टिसिपेशन। क्योंकि जब तक शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दिया था ऑन इस्लामिस्ट पार्टी। सो दीज बैन्स वे लिफ्टेड, सो बैन्स वे लिफ्टेड ऑन इस्लामिस्ट पार्टी पार्टिसिपेशन बाय द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द मोहम्मद यूनस। तो अगर हम द पीरियड फ्रॉम 2024 टू 2025 की बात करें, द पीरियड फ्रॉम 2024 टू 2025, इट मार्क्ड अ seismic shift in Bangladesh political history. This period marked a seismic shift in Bangladesh political history, which is characterized by the end of Sheikh Hasina's 15-year rule and a complex transition under an interim government. तो 15 साल बाद पहली बार शेख हसीना की सरकार गिर गई। एंड जो ये पीरियड है 2024-2025 का, वहाँ पे ये बांग्लादेश पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान शेख हसीना का जो 15 साल का जो राज था वो समाप्त हो गया, एंड एक इंटरिम सरकार का फॉर्मेशन हो गया बांग्लादेश में। सो द ट्रिगर फॉर द डाउनफॉल ऑफ द शेख हसीना गवर्नमेंट was the youth led जुलाई अपराइजिंग 2024। तो साल 2024 में जुलाई के महीने में बांग्लादेश के जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट किया। एंड ये प्रोटेस्ट इतना उग्र इसने रूप ले लिया कि शेख हसीना की सरकार गिर गई, एंड उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिरकार यूथ ने इतना प्रोटेस्ट किया कैसे? व्हाट वाज द रीजन फॉर द मैसिव प्रोटेस्ट? So the catalyst was the quota reform movement. The catalyst, the catalyst for the massive protest by the youth was the quota reforms. तो बेसिकली ये मुद्दा क्या है, इसको समझते हैं। तो बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 30% ऑफ द जॉब कोटा विल बी गिवन टू डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो फ्रीडम फाइटर्स के जो भी वंशज होंगे उनको 30% जॉब कोटा मिलेगा। तो बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार थी, उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसके तहत 30% जॉब कोटा विल बी गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। एंड ये जो फैसला था, ये वहाँ के यूथ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लोगों ने, स्टूडेंट्स ने काफ़ी जमकर इसका विरोध किया, एंड ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, और हाई कोर्ट ने भी एक भी स्टूडेंट्स की नहीं सुनी, एंड सरकार के फैसले पे मोहर लगा दी। तो हाई कोर्ट ऑल्सो एग्रीड दैट 30% ऑफ द जॉब कोटा शुड बी गिवन फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। एंड उसके बाद जो लोगों का गुस्सा है, जो यूथ का गुस्सा है, वो और ज्यादा उग्र हो गया, एंड दिस लेड
to the massive protest in Bangladesh. तो जून 2024 में ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट शुरू हुए, जुलाई तक ये प्रोटेस्ट बहुत उग्र रूप इसने ले लिया था। इनिशियली द प्रोटेस्ट वाज वेरी पीसफुल, इनिशियली जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट किया। बट मिड जुलाई की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, सरकार ने इस प्रोटेस्ट का विरोध किया, एंड जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वायलेंस हमको देखने को मिला। एंड द रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज लाइक, इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया गया, कर्फ्यूज लगा दिए गए, शूट ऑन साइट ऑर्डर दे दिया गया। तो एक तरीके से पहले स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट थोड़ा उग्र रूप लिया। एंड जब सरकार ने भी कुछ कड़े कदम उठाए, बांग्लादेश की सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए, उन्होंने इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, शूट ऑन साइट ऑर्डर दे दिया, जिसके तहत जिसके तहत हंड्रेड्स ऑफ जिसके तहत जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत उग्र हो गए, एंड बहुत मैसिव प्रोटेस्ट, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसने बहुत उग्र रूप ले लिया था बिकॉज ऑफ द शूट ऑन साइट ऑर्डर। एंड एक तरीके से जंग बन गया, ये जो प्रोटेस्ट है ये एक जंग बन गया जहाँ पे कि 600 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब कि सरकार ने शूट ऑन साइट ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से ये वायलेंस में हमको काफी मौतें देखने को मिली, 600 से 1000 लोगों की जान चली गई, उनको मार गिराया गया बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। एंड ये जो घटना थी ये लोगों ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी, क्योंकि दिस इज इलीगल। कोई भी सरकार से कितना ही उग्र प्रोटेस्ट क्यों ना हो जाए, वहां पे आप टीयर गैस का यूज करो या दूसरे हथकंडे अपनाओ, मृत्यु करने मतलब किसी की जान लेने का अधिकार सरकार को भी नहीं है, पुलिस प्रशासन को भी नहीं है। तो 600 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई, एंड जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट था ये बहुत उग्र हो गया। एंड अब लोगों की डिमांड हो गई, लाइक बांग्लादेश के जो नागरिक थे उनकी ये डिमांड थी कि रेजिग्नेशन ऑफ द पीएम शेख हसीना एंड द कैबिनेट। एंड ये जो मूवमेंट था, यूथ का मास मूवमेंट, ये इतना ज्यादा उग्र हो गया था कि अगस्त फिफ्थ फिफ्थ अगस्त 2024 5 अगस्त 2024 को वी सॉ लॉन्ग मार्च टू ढाका। 5 अगस्त 2024 को वी सॉ लॉन्ग मार्च टू ढाका। मतलब जो वहाँ की के जो यूथ थे वो एक सब इकट्ठा होके उन्होंने एक लंबा पद यात्रा तय करी। उन्होंने सारे मिलिट्री कर्फ्यू को भेद के, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मार्च्ड, दे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भेद के वो पीएम रेजिडेंस में घुस गए, गना भवन, दैट इज अ पीएम। तो आप इमेजिन करो कि ढाका में जहां प्रधानमंत्री का आवास था वहां पे लोग धावा बोल दिया, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ के, क्योंकि इतने सारे लोग थे, हजारों लोग थे, तो अब उन पे अटैक भी नहीं किया जा सकता था। तो लोगों ने धावा बोल दिया, एंड मजबूरी में शेख हसीना को जान बचा के भागना पड़ा। तो इतना उग्र ये प्रोटेस्ट बन गया था। तो अब हमको रीजन पता चला, द रीजन वाई शेख हसीना लेफ्ट बांग्लादेश एंड फ्लू अवे फ्रॉम बांग्लादेश, एंड शी केम टू दिल्ली, दिल्ली में उनको शरण मिली। तो कुल मिला के बात ये थी कि शेख हसीना की जो सरकार थी उन्होंने ये आदेश दे दिया कि 30% जॉब कोटा विल बी गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स के जो भी वंशज होंगे उनको 30% जॉब कोटा मिलेगा। इस आदेश को हाईकोर्ट ने भी बैक किया, हाईकोर्ट ने भी सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला ऑफ द स्टूडेंट्स। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, एंड धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा उग्र होता गया, एंड सरकार बहुत ज्यादा उग्र हो गई। सरकार ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया, कर्फ्यू लगा दिए, एंड
600 से 1000 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट था ये और ज्यादा उग्र हो गया। लोगों ने रेजिग्नेशन ऑफ पीएम शेख हसीना की मांग करी, रेजिग्नेशन ऑफ द कैबिनेट की मांग करी। एंड 5 अगस्त 2024 को हजारों लोगों ने धावा बोल दिया ढाका में, पीएम आवास में सब उन्होंने धावा बोल दिया। एंड शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, एंड उनकी जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो कोलैप्स कर गई। आउस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो अगस्त 5 2024 को thousands of students and the youth of Bangladesh, they marched along on the streets of the Dhaka, and they basically breached the PM residence. So this is like the Bangladesh political crisis. तो हमने बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस हमको देखने को मिला ऑन 5 अगस्त 2024, जहाँ पे कि जो यूथ का जो प्रोटेस्ट था वो उसने इतना उग्र रूप ले लिया कि शेख हसीना को रिजाइन करके बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया। तो जो यूथ थे, दे ब्रीच्ड द पीएम रेजिडेंस, एंड शेख हसीना वाज इवैक्यूएटेड वाया मिलिट्री हेलीकॉप्टर टू द कुर्मिटोला एयरबेस, एंड शी वाज फ्लेड टू इंडिया, एंड उस एयरबेस से शी फ्लू टू इंडिया। तो इस तरीके से शेख हसीना की सरकार गिर गई। सो वी सॉ द इमीडिएट फॉल आउट, द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द शेख हसीना। तो बांग्लादेश में देर वॉज अ इमीडिएट पावर वैक्यूम वॉज क्रिएटेड, पार्लियामेंट वॉज डिसॉल्व्ड by president, and the key Awami League leaders, they were they went hiding, they arrested and some of them fled। वो इसीलिए भी क्योंकि देखो बात ऐसी है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, एंड शेख हसीना की सरकार ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया। 500 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई जो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। एंड ये एक तरीके से जंग, जो ये प्रोटेस्ट था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ सिविल वॉर। एक सिविल वॉर बन गया, जहाँ पे देर वॉज अ वॉर, देर वॉज अ बैटल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। एंड पीपल, Bangladeshi people, they became so angry that they breached the PM residence. They breached the PM residence, and hence the Sheikh Hasina government, it got collapsed. The parliament was dissolved by the president, and जो की आवामी लीग लीडर्स थे, क्योंकि अब बांग्लादेशी जो थे, बांग्लादेश के लोग थे, वो आवामी लीग लीडर्स के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गए। कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए जो की लीडर्स थे, तो उन लीडर्स को मजबूरी में छुपना पड़ गया। कुछ लीडर्स अरेस्ट हो गए और कुछ लीडर्स को भागना पड़ गया। सो आवामी लीग्स ग्रिप डिसमेंटल्ड आफ्टर 3 कॉन्टेस्टेड टर्म्स। तो 15 साल बाद पहली बार, क्योंकि पिछले हर एक टर्म में, लाइक फॉर द पास्ट 3 consecutive टर्म्स, शेख हसीना, लाइक आवामी लीग, बांग्लादेश आवामी लीग जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमेशा चुनाव जीत रही थी। एंड इस बार पहली बार उसकी सरकार कोलैप्स कर गई, एंड बांग्लादेश पॉलिटिक्स में उसकी पकड़ छूट गई। इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया। सो इंटरिम गवर्नमेंट गॉट फॉर्म्ड इन बांग्लादेश विच वॉज लेड बाई मोहम्मद यूनस। Interim government led by Mohammad Yunus. So, to fill the constitutional void, an interim government was formed on 8 अगस्त 2024। तो 8 अगस्त, क्योंकि देखो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भाग गई, और उसके 3 दिन बाद 8 अगस्त 2024 को इंटरिम गवर्नमेंट was formed, and it was led by Nobel laureate डॉक्टर मोहम्मद यूनस एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो बांग्लादेश में 15 सालों में पहली बार बांग्लादेश आवामी लीग की जो सरकार थी वो कोलैप्स कर गई, एंड एक इंटरिम
गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ विच वॉज लेड बाय द नोबल लॉरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनस एज द चीफ एडवाइजर। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसका जो मैंडेट था दैट वाज टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, टू स्टेबलाइज economy and to implement deep institutional reforms and to prepare for free and fair elections। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसका सबसे पहला जो गोल था वो यही था कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में आप खुद इमेजिन करो कि सरकार कोलैप्स कर गई, अब कोई भी पावर में नहीं है, एक तरीके से इमरजेंसी लग गई, तो लॉ एंड ऑर्डर की एक तरीके से धज्जियां उड़ गई क्योंकि लोग सड़क पे आ गए थे, लाखों लोग। ढाका में आप इमेजिन करो कि ढाका में प्राइम मिनिस्टर निवास को रेड कर दिया, एक मतलब जनता ने धावा बोल दिया। तो ऐसी सिचुएशन हमको बांग्लादेश में देखने को मिली। तो इंटरिम गवर्नमेंट का जो सबसे पहला गोल था वो यही था टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, टू स्टेबलाइज द बांग्लादेश इकोनॉमी एंड टू इम्प्लीमेंट डीप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दैट इज टू प्रिपेयर फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस so that a new government can be elected। अब अगर हम की रिफॉर्म्स की बात करें फॉर द ईयर 2024-2025, द की रिफॉर्म्स by the interim government of Bangladesh, key reforms by the interim government of the Bangladesh, institutional overhaul, institutional overhaul। The government launched commissions to reform the election commission। तो इंटरिम गवर्नमेंट ने कुछ कमीशंस लॉन्च किए टू रिफॉर्म द इलेक्शन कमीशन, टू रिफॉर्म द जुडिशरी, टू रिफॉर्म द पुलिस, टू रिफॉर्म द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि मतलब बांग्लादेश में लोगों की ये शिकायत थी कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसने सब कुछ खरीद लिया था, उसने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया था, जुडिशरी को खरीद लिया था, पुलिस फोर्सेस को खरीद लिया था, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी को खरीद लिया था। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट ने सबसे पहले कुछ स्पेशल कमीशंस बनाए टू रिफॉर्म द इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, पुलिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो द गोल वॉज depoliticization, like to remove the political influence from these bodies। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था एंड द पर्पस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल वाज टू ट्राई शेख हसीना एंड एसोसिएट्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्योंकि हमको पता है कि जब बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ की जो स्टूडेंट्स थे वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द 30% जॉब कोटा फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश, तो शेख हसीना की सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया एंड उस प्रोटेस्ट में 500 से 1000 लोगों की जान चली गई। उसके तहत इंटरिम गवर्नमेंट विच वाज लाइक एडवाइज्ड बाय डॉक्टर मोहम्मद यूनस, उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया एंड उस ट्रिब्यूनल का यही काम था कि शेख हसीना मतलब सिद्ध किया जाए कि हाँ भाई शेख हसीना वॉज इन्वॉल्व ह्यूमैनिटी। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट की रिफॉर्म by the interim government of Bangladesh was economic stabilization। So the administration secured funding from the IMF and World Bank, so secured IMF and World Bank funding to address inflation and dwindling foreign reserves, to address inflation and dwindling foreign reserves. Though economic struggles persisted throughout 2025, तो जो इंटरिम सरकार बनी थी बांग्लादेश में उन्होंने फंड हासिल किए फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंकिंग एंड द गोल वाज टू एड्रेस द इन्फ्लेशन
एंड द dwindling foreign reserves. हालांकि इसके बावजूद भी थ्रू आउट 2025 वी सॉ इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इन बांग्लादेश एंड पॉलिटिकल डिसीजंस। तो जो बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी थी अंडर मोहम्मद यूनस, under that we saw some very crucial political decisions. So in a controversial move to dismantle the previous power structure, the interim government banned the Awami League and its affiliate organizations in mid 2025, citing role in the violence. तो ये एक बहुत बड़ा हमको एक घटना देखने को मिली जहां पे कि इंटरिम गवर्नमेंट ने आवामी लीग, बांग्लादेश आवामी लीग जो पॉलिटिकल पार्टी है एंड उसके जो एफिलिएट्स है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। सो मिड 2025 में इंटरिम गवर्नमेंट ने आवामी लीग एंड इट्स एफिलिएट्स को पूरी तरीके से बांग्लादेश में बैन कर दिया। एंड द रीजन फॉर दैट वाज आवामी लीग वाज इट प्लेड अ रोल इन वायलेंस, इन स्प्रेडिंग वायलेंस इन बांग्लादेश। क्योंकि हमको पता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था यूथ का उसमें 500 से 1000 लोगों की जान चली गई थी बिकॉज ऑफ द शूट ऑन साइट ऑर्डर बाय द रूलिंग आवामी लीग पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट लेड बाय द आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी, जिसके वजह से इंटरिम सरकार ने आवामी लीग एंड उसके एफिलिएट्स पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया इन मिड 2025। ये एक बांग्लादेश की हिस्ट्री में बहुत बड़ी घटना हमको देखने को मिली। तो इस तरीके से ये जो घटना है इसने बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बिल्कुल बदल दिया। क्योंकि अगर जैसे आवामी लीग पार्टी बैन हो गई तो फिर वो चुनाव में भी उसने पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाई। तो दिस मूव डिसमेंटल्ड द प्रीवियस पावर स्ट्रक्चर, दिस मूव कंप्लीटली डिसमेंटल्ड द प्रीवियस पावर स्ट्रक्चर। resurgence of Islamist politics, lifting of ban. A significant political development was the reintegration of Islamist parties into the political mainstream. तो जब इंटरिम सरकार बनी बांग्लादेश में लेड बाय दी मोहम्मद यूनस, डॉक्टर मोहम्मद यूनस, so that interim government it lifted the ban on the Islamist political parties, जिसकी वजह से वी सॉ रीइंटीग्रेशन ऑफ इस्लामिस्ट पार्टीज इनटू द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम। दसियों साल बाद हमको बांग्लादेश की पॉलिटिकल लैंडस्केप में इस्लामिस्ट पार्टीज को फिर से देखने को मिला। तो अगर हम लिफ्टिंग ऑफ द बैन की बात करें तो अगस्त 28 2024 में the interim government it lifted the ban on Bangladesh Jamaat-e-Islami, the country's largest Islamist party. The ban had been imposed by the Sheikh Hasina government just days before her fall under anti-terrorism laws, and the interim administration cited a lack of evidence linking the party to terrorist activities. तो शेख हसीना की जो सरकार है जस्ट बिफोर इट्स डाउनफॉल इट इट इम्पोज अ बैन ऑन बांग्लादेश जमात ई इस्लामी विच इज द बांग्लादेश लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी। जब इंटरिम सरकार बनी तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस दे लिफ्टेड द बैन। रजिस्ट्रेशन रिस्टोर्ड on June 2025. So in June 2025, the Supreme Court of Bangladesh restored Jamaat-e-Islamist registration, officially clearing the way for it to contest future elections. तो जून 2025 में जमाती इस्लामी का रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश, एंड because of that Jamaati Islami, which is the Bangladesh largest Islamist party, it was able to participate, it participated in the Bangladesh elections. अब अगर हम इम्पैक्ट की बात करें
तो बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में ये एक बहुत बड़ी घटना है. दिस मूव reshaped the political landscape of Bangladesh, allowing Islamist groups to reorganize and hold public rallies for the first time in over a decade. It also signaled a shift away from the secular nationalist ideology that had dominated the previous administration's narrative. तो शेख हसीना की जो सरकार थी, बांग्लादेश आवामी लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज सेक्युलर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी. एंड पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में सेक्युलर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का बोलबाला था. 15 साल बाद, बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द बांग्लादेश आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द शेख हसीना गवर्नमेंट, वी सॉ अ रीशेपिंग ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ बांग्लादेश, जहाँ पे कि बांग्लादेश की लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी जमात ई इस्लामी को एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया गया. एंड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, टू होल्ड public gatherings, public rallies. So this is like a very big transformation which we can be seen in the political landscape of Bangladesh. If we look at the summary of outcome, like by early 2026, हाँ तो देखो बात ऐसी है कि अर्ली 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए. तो इंटरिम गवर्नमेंट इट कंक्लूडेड इट्स टेन्योर. General elections were held in February 2026, and in that, we saw landslide victory for the Bangladesh Nationalist Party. तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी. एंड इट मार्क्ड द एंड ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एरा. So this marked the end of the transition period and the beginning of the new political era.